सबसे पहली क्लास हिंदी की, तो पहले हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। देखिए, अगर मैं भाषा शब्द की बात करूं तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाष का अर्थ आपको पता हुआ, बोलना अथवा कहना, यानी जब आप कोई चीज़ बोलें अथवा कहें तो उसको संस्कृत की एक धातु के रूप में प्रकट कर सकते हैं, भाष। भाष से ही हमारा क्या बना, भाषा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाषा शब्द है यह संस्कृत का ही देन है, और संस्कृत की अगर देन है तो संस्कृत से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी। कैसे, वो देखो। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हमारा संस्कृत के सिंध शब्द से बना है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया। मतलब है तो हमारा ही, लेकिन हमने प्रयोग नहीं किया। तो इसका प्रयोग किया किसने, सवाल तो ये भी उठता है। तो इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे ईरानी लोग। ईरानी जब भारत में आए तो उन्होंने जो है इसका प्रयोग किया, और उन्होंने हिंदुस्तान कहा हमारे देश को, हम लोगों को हिंदू कहा। और हमारे उत्तर में एक नदी बहती है जिसको सिंधु नदी हम कहते हैं, उस सिंधु नदी का नाम बदलकर उन्होंने कह दिया हिंदू नदी। और उसी हिंदू नदी के किनारे रहने वाले सभी लोग कौन हो गए, हिंदुस्तानी, या फिर कह सकते हो हिंदुस्तान, जो भी कहा है ना। ठीक है, अब मैं बात करूं भाषा के बारे में और, तो भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है, आप रो रहे हैं तो कैसे समझेगा कोई सामने वाला। पता लगे आप दांत चियार के बैठे हैं और सामने वाले को लगेगा आप रो रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं भाई, समझ में आना चाहिए ना उसको। तो आपके पास कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसको समझ में आए कि हाँ भैया ये आदमी रो रहा है ना। अब पता लगे कोई मुंह बाय बैठा है, आराम से कहने क्या मस्त रो रहा है, नहीं रो रहा है भाई, वो हंस रहा है, मुंह बाय बैठा तो हंस रहा है। तो ये भाषा जो है ना, इसको समझना जरूरी है, उसके भावों को समझना जरूरी है ना। हर भावना वगैरह, हर विचार, हर एक भाव जो है, यही सब बताते हैं कि कौन सी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है। फिर वह कैसी भी भाषा हो, लिखित भाषा हो, मौखिक भाषा हो अथवा सांकेतिक भाषा हो। इन तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपने आज तक अगर ना देखा हो तो आप बताइए, किसी को ऐसा है कोई ऐसा भाषा जिसको आपने ना देखा हो। देखिए, लिखित भाषा आपके सामने है, मौखिक भाषा मैं अभी बोल रहा हूँ, और सांकेतिक भाषा समझ में आया कुछ पक्का। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जाहिर सी बात है का हाल बा, है ना, अपनी भाषा में तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, शब्दों के सार्थक समूह अथवा संकट कहाँ से आ गया, समूह ही है। शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। जाहिर सी बात है, शब्दों का एक सार्थक समूह जब रहेगा तभी किसी भाषा का निर्माण होगा। अब पता लगे मैं कहूँ जाता है राम एक बार या गया राम एक बार, तो जब ये सार्थक समूह, सार्थक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा शब्दों का समूह जो पूरा का पूरा अर्थ प्रकट कर दे, भावार्थ बना दे। अगर अर्थ और भावार्थ आपको नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना। तो जब अर्थ भावार्थ आपका मिलेगा तभी वहाँ पे आपका भाषा कही जाएगी। फिर देखिए, भाषा के 3 रूप बताए गए हैं, तीनों भी आपने जाना। फिर कुछ विद्वान भाषा के केवल 2 रूप ही मानते हैं, यानी सांकेतिक भाषा को रूप इसका नहीं मानते। आगे देखते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बल्कि हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मौखिक भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की मैं बात करूं तो वह ध्वनि होती है, एवं लिखित भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वह वर्ण होती है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वह वर्ण अथवा अक्षर होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, वर्ण और अक्षर में किसी को अंतर वगैरह में पता है क्या होता है क्या नहीं होता, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, चलिए बताइए आप। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ क, मार्कर नहीं चल रहा है, प्लस का, इसमें से वर्ण कौन सा है, अक्षर कौन सा है, या फिर मैं बराबर में चलो लिख देता हूँ क। अब बताइए वर्ण और अक्षर, ये दोनों, और ये क्या है, बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास अगली हेडिंग जो है वो है शब्द। तो शब्द की हेडिंग हमारी क्या बनती है, हमारी परिभाषा शब्द की क्या है कि वर्णों का वह सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे नयन, कमल और हमारे पवन सर, है ना, ये सब के सब ऐसे कोई भी वर्णों का समूह हो जो एक निश्चित अर्थ दे तो हम उसे क्या कहेंगे, शब्द। तो हमारा नयन, कमल आपने देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं पद की। आप लोगों को पद पता है। देखिए, सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, सही बात है। अभी ऊपर आपने हेडिंग पढ़ा शब्द वाला कि यानी सार्थक वर्णों का अगर कोई समूह है तो उसको हम शब्द कह देंगे। लेकिन जब यही शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है हमारे पास, मोहन क्रिकेट खेलता है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको हटा दूं, नहीं हटाऊंगा, रहने दो। अगर मैं आपसे पूछूं किसमें मोहन क्या है, करता है, लेकिन वो वाक्य में प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे मोहन कर्ता पद है। क्या कहेंगे, मोहन कर्ता पद है। तो इस वाक्य में मोहन कर्ता पद, क्रिकेट हो गया हमारा कर्म पद, और खेलना हमारा क्या हुआ, क्रियापद। तो ऐसे ही हमारा पद भी निकल आया। तो अब आपको पता है पद किसे कहते हैं, कभी भी पूछ ले फटाक से जवाब दे देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वाक्य की।
वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे वाक्य को भाषा की पूर्णतम इकाई कहा जाता है, जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको जो है वाक्य को भाषा की पूर्णतम इकाई क्यों कहा गया? कोई बता सकता है? क्योंकि एक वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं तो पूर्णतम इकाई हो गया। देखिए, भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा केवल वह एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी कोई बात को समझा सको। यहाँ पे एक बात कही गई है, मोहन कल विद्यालय जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब क्लियर हो गया कि भाषा की पूर्णतम इकाई ये है। तो वाक्य को हम भाषा की पूर्णतम इकाई केवल इसीलिए कहते हैं कि हम एक वाक्य के द्वारा अपने सारे के सारे भाव को समझा सकते हैं। समझा दिए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के अंगों की। तो वाक्य के अंगों की बात किया जाए तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य विधेय, चलिए समझते हैं उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। जब कोई वाक्य लिखा जाए और उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि अनीशा पढ़ती है, ठीक है। अब अनीशा पढ़ती है तो मैं कह किसके बारे में रहा हूं? अनीशा के बारे में। तो यहाँ पे जो ये अनीशा है ना, ये क्या हुई? हमारा उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या होगा? उद्देश्य। और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि वह पढ़ती है, सोती है, खाती है, पीती है या लड़ती है, मुख्य रूप में, ठीक है। तो जो कुछ भी है तो इसको हम क्या कहेंगे? विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। उद्देश्य और विधेय, याद रहेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसको मैंने ईरानी भी बताया था आपको, ठीक है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा अथवा आदिजननी अथवा देवभाषा या देववाणी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आता है हमारा भारतीय आर्य भाषा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ये वो समय रहा है जिस समय पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र पर हमारी संस्कृत का बोलबाला रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे ना तो तमिल, तेलुगु वगैरह की भाषाएं उत्पन्न हुई थी, उनका भी वहाँ पे वर्चस्व था। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर भारत की बात करें, अगर आप मिडिल भारत से ऊपर जब भी आ जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में संस्कृत का ही बोलबाला दिखेगा, ठीक है। और तमिल के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप देखेंगे ना तो वो अपनी हिंदी से यानी कि संस्कृत से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको समझते हैं। तो इस समय संस्कृत शब्द रहा है और इसमें संस्कृत जो रही है वो दो भागों में रही है। पहले मैं संस्कृत लिख लेता हूँ। किसको किसको पता हो कौन कौन से दो भाग थे? देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में इसमें रहा है और संस्कृत नहीं, पहले वैदिक। तो सबसे पहले हम कौन सी लेंगे? वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत। इस बात को याद रखिएगा कि संस्कृत दो भागों में डिवाइड हुई थी उस समय, और पहला था वैदिक संस्कृत, दूसरा कौन था? लौकिक संस्कृत। अच्छा, इनका अगर मैं समय की बात करूं, मोटा मोटा याद रखिए, पूछा नहीं जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये रहा है हमारा वैदिक संस्कृत का काल, याद रहेगा। और 1000 ईसा पूर्व के बाद से 500 ईसा पूर्व तक का काल क्या रहा है हमारा? लौकिक संस्कृत। अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक ऐसे ग्रंथ का नाम बता दीजिए जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद, बिल्कुल। आपका जो ऋग्वेद है वो किस में संस्कृत में है? वैदिक संस्कृत में, ठीक है। अगर मैं लौकिक संस्कृत की बात करूं तो कोई एक ग्रंथ, महानतम ग्रंथ का नाम बताइए, महाकाव्य में जानना चाहूंगा। रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। तो हमारा जो रामायण है वह किस भाषा में है? लौकिक संस्कृत में, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। ये वो समय है जिस समय आपकी 3 भाषाओं का जन्म हुआ। और ये 3 के तीनों कहाँ हैं? यहाँ पे ये 3 के तीनों हैं इसी समय पे। अच्छा, आप जानते हैं ये पाली प्राकृत और अपभ्रंश को एक और नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है प्रथम प्राकृत, इसे कहा जाता है द्वितीय प्राकृत, और इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत। याद रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। और ये तीनों के तीनों को प्राकृत कहा गया, लेकिन ये अलग अलग भाषाएं भी हैं। प्राकृत कहा गया, उनका अपना मान्यता है, जो भी हो, ठीक है। फिर बात किया जाए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का, 1000 ईस्वी से अब तक ये वही भाषा है जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं। इसका उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न कहाँ से हुई? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई और ये आज हमारे पूरे समाज में विद्यमान है। हो सकता है आगे ये भाषा टूटे, किसी और भाषा में परिणत हो जाए, लेकिन वर्तमान में तो यही है। तो ठीक है, हम इसी को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है राजभाषा के रूप में हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, तो क्या आप बता सकते हैं? 1949 यानी कि 1949। चलिए, राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी
राज्य अथवा प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासन एक कार्य संपादित होते हैं, एक नहीं के कार्य। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। ठीक है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी सन 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो उस तारीख को मनाते हैं जब घोषित किया गया था, यानी ये मान्यता प्राप्त हुई नहीं थी इसको, केवल यह घोषणा हो गई थी कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। लेकिन अभी भी जो इसका मान्यता प्राप्त हुई इसको, वो 26 जनवरी सन 1950। सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं आप क्या है? 26 जनवरी 1950 को इसको भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान कर दिया गया, लेकिन आज तक हिंदी भारत की राजभाषा नहीं बन पाई है। हर एक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है। ठीक है। मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अगर मान्यता दी जा चुकी है, संविधान में लिखा जा चुका है, तो उसको मानना चाहिए। ठीक है। लेकिन लोगों का अपना अपना मानसिकता है, सबकी अपनी भाषा है, सबको अपनी भाषा को बढ़ाना है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज भी अंग्रेजी को हम इतना मान्यता देते हैं कि किसी भी कोर्ट में चली जाइए, वहाँ पे आपको अंग्रेजी में फैसला सुनाएंगे। अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने तेलुगु को मान्य कर दिया है, पता ही नहीं आपको? पता है? तो ऐसा कार्य होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा को उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं शायद, है ना? चलिए अब आगे बात करें तो यह है आपके पास अपभ्रंश। अपने भारत में कितने अपभ्रंश हैं देख लीजिए, और उनकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। और भारत की सभी बोलियां, ठीक है, सभी बोलियां आपके सामने प्रस्तुत हैं, और किन प्रदेशों में बोली जाती हैं वो भी आपके सामने। इतना डिटेल याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से अपभ्रंश हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और उनसे कौन कौन सी भाषा निकली है। जैसे सौर सैनी अपभ्रंश की 2 भाषाएं हैं, यहाँ पे देखो, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इनको याद रख लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये तो याद ही रहेगा, याद कर लोगे आराम से। PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।